नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने मुल्क के सियासी हालात को लेकर के काफ़ी तबसरा किया है, काफ़ी दिलचस्प तबसरा किया है। इसमें जो माहौल है, जो देश में इस वक्त जहाँ जहाँ सियासी माहौल गरमाया हुआ है, उस पर उर्दू अखबारों ने काफ़ी गहराई से निगाह डाली है। और इसमें गुजरात, हिमाचल के चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से रोज़ एक नए मसले को लेकर के सियासी उबाल आ रहा है, उन सभी बातों पर रोशनी डाली है। और तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो गुजरात में जो इलेक्शन हो रहा है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और नतीजा क्या हुआ तो सबके सामने ही है। तो इसी तरीके का अंदाज जो है इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के गुजरात में चल रहा है। गुजरात में जो चुनाव चल रहा है उसमें दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, आप पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। और सभी दल एक दूसरे के खिलाफ बातें उछाल करके, आरोप लगा करके, उनके तमाम कामों को घटिया बता करके, उनके इरादों को नापाक बता करके जनता को किसी न किसी तरीके से अपने हक में मोड़ना चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा बाजी मार रही है, क्योंकि उनके बड़े दिग्गज लीडर वहाँ पर चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहा है। जिस तरीके से वहाँ पर मोदी जी वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जो वो सभा संबोधित करते हैं तो लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग उनको सुनने के लिए भी इच्छुक नज़र आते हैं। और वो ऐसे दिलचस्प तरीके से अपनी स्पीच देते हैं कि लोगों को उस पर यकीन होने लगता है और समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और खूब तालियां बजाते हैं और उससे बहुत उत्साहित होते हैं। और प्रधानमंत्री भी अपनी स्पीच के जरिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हक में लोगों से वोट देने के लिए अपील करते नजर आते हैं। तो इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने भी कभी तकरीरें की हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी की है, और भी तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके ये नज़र आ रहा है कि गुजरात में चुनाव प्रचार जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस सबके निशाने पर। हर सभा में कांग्रेस के लिए रोज़ कोई न कोई ऐसा मुद्दा उसके खिलाफ सामने लाया जा रहा है, जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सारा खौफ कांग्रेस से ही है। बहरहाल अब देखिए, इस नतीजे आने पर ही पता चलेगा। चुनावी भाषणों में जहां तक बात की जाए, PM ने, प्रधानमंत्री ने पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तमाम मजाक बनाया कि वो सड़क पर निकले हुए हैं और हुकूमत की चाह में, और ऐसे शख्स के ऐसे उस पर गांधे पर हाथ रख के चल रहे हैं जो कि नर्मदा नदी के पानी को नहीं आने देना चाहता, नर्मदा प्रोजेक्ट का मुखालिफ रहा, उसके साथ वो ये यात्रा कर रहे हैं, बताइए। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। फिर उन्होंने जात को काट को उछाला और कहा कि ये कांग्रेस जो है आज यहाँ आई है याद कराने के लिए गुजरात में कि जनजाति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो नुकसान करने पर आमादा है। तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो उस वक्त कांग्रेस ने क्यों एक जनजाति मामले में महिला का विरोध किया, समर्थन नहीं किया। तो अब कांग्रेस के खिलाफ एक और मुद्दा उछाला है। कल प्रधानमंत्री ने पालमपुर में अपने किसी स्पीच में, भाषण में कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस जो है वो गांधी जी के मूल्यों को खत्म करना चाहती है। वो जहां गए थे वहां के गांव की हकीकत पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जो असली तरक्की की बातें थी उसको कांग्रेस ने कुचल दिया, जबकि गांधी जी अपनी ज़िंदगी में चाहते थे कि गाँवों को वहाँ की जो खुसूसियात हैं, जो सहूलतें हैं, उसके मुताबिक डेवलप किया जाए। तो कांग्रेस ने इसकी अनदेखी की, इसकी ही नहीं अनदेखी की बल्कि पूरे गुजरात की जनता की अनदेखी की। अब उन्होंने बताया कि गांधी जी क्या चाहते थे और क्या क्या बातें जो है उसने जो है
कांग्रेस ने इसकी अनदेखी की। यानी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत के दौर में गुजरात में गांवों की तरक्की के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, जबकि महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े वो थे समर्थक कि गांव की तरक्की हो। लेकिन आज अफसोस कि कांग्रेस में यहाँ आया हूँ, जो हालात मैं देख रहा हूँ, तो कांग्रेस ने इतने सालों में गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने गांधी के मूल्यों को कुचला है। जो परंपराएं और जो आदर्श वो छोड़ गए थे उसके मुताबिक हुकूमत नहीं की गई। तो बहरहाल अब कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके के तीर छोड़े हैं उसको लेकर के कांग्रेस भी अपनी तमाम बातें दलीलें पेश करती रहती है और वो भी बीजेपी की तमाम कमियां गिना रही है। और उसमें जो है प्रधानमंत्री के तमाम रोजगार के वादे और इस सब बातों को लेकर के और तमाम हिंसा के वाकयात को लेकर के राहुल गांधी और दूसरे लोग भी अपने बयान दे रहे हैं। तो बहरहाल कुल लेकर के गुजरात चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है और कांग्रेस को ही निशाना बनाकर बीजेपी अपनी नैया पार करती नजर आने की कोशिश में लगी हुई है। और उधर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में लेकर के वहाँ के राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी के दिए गए बयान के बाद उनकी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। अब इस पर शिवसेना के दोनों गुट के नेताओं ने, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है और उद्धव ठाकरे ने तो केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनको 4 दिनों में नहीं हटाया गया तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो शख्स कि महाराष्ट्र के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के सम्मान में ठीक से बात न कर सके उसे यहाँ राज्यपाल बना के रखने का कोई हक नहीं है। उन्होंने राज्यपाल को लेकर के तमाम तीखी टिप्पणी की। उन्होंने उनकी बुजुर्गी को बताते हुए कहा कि इनको तो अब कहीं और भी रखा जा सकता है। तमाम तरीके की बातें उन्होंने केंद्र सरकार पे लगाते हुए उन पर तमाम इल्ज़ाम कि केंद्र सरकार से उन्हें फौरन हटाने की मांग की है। उद्धव ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी की शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी नहीं की, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किसी भी तरह नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो आदमी संविधान के सबसे बड़े पद पर बैठा हो वही छत्रपति शिवाजी की शान में गुस्ताखी करे। तो आपको बताते चलें कि छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में वहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल भरत सिंह कोश्यारी ने क्या कहा था। दरअसल उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी और कि आज के दौर में छत्रपति शिवाजी के आदर्श पुराने हो चुके हैं। आज नए आदर्शों में अगर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नितिन गडकरी जी की मिसाल दी जा सकती है। तो उनके इस बयान से महाराष्ट्र के लोगों में जबरदस्त उबाल आ गया और खूब आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है और यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। शिंदे गुट की तरफ से भी ये बात कही गई है कि ऐसे राज्यपाल को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भरत सिंह कोश्यारी की अब कभी भी विदाई हो सकती है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनके खिलाफ विरोध शुरू हुआ है तो अब इसको देख के नहीं लगता है कि वो और दिन यहाँ पर रह पाएंगे। बहरहाल अब केंद्र सरकार भी इस बारे में क्या करेगी, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की शिवसेना से भी नहीं पट रही है। तो अब इसमें कितना दिन लग जाएगा, क्या होगा, इस पर भी देखने लायक होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही एक और मसला उठ खड़ा हुआ है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर मुंबई ने महाराष्ट्र के सीमावर्ती 40 गांवों पर कर्नाटक का हक जताते हुए बयान दे डाला है। इस बयान के आने के बाद वहां पर इसे भी लेकर के काफी सियासी भूचाल आ गया है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अपने अलग अलग बयान में इस बात पर कहा है कि वो 1 इंच जमीन नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कर्नाटक सरकार जो है वो ध्यान बांटने के लिए लोगों को इस मसले को उठाना चाहती है, इस विवाद को तूल देना चाहती है ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और उसकी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और वो ये जान ले कि ये इस तरह के बयान आइंदा बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के 40 गांवों को अपने अधिकार क्षेत्र का बताया है, यानी कर्नाटक का बताया है। ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र अपने 40 गांवों को उनको
सौंप देगा। तो उन्होंने उनके इस बयान की निंदा करते हुए इस पर सख्त आलोचना की और कहा कि वो अपना बयान तत्काल वापस लें और वो इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और शिंदे सरकार ने भी, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने भी इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से अपना बयान वापस लेने को कहा है कि ये बात गलत है। वो गलत तरीके से दावा कर रहे हैं कि 40 गांव कर्नाटका के क्षेत्र में आते हैं, महाराष्ट्र के नहीं है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल इससे भी लेकर के एक नई सियासत वहाँ शुरू हो गई है। अब इसे लेकर के क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेगी। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के राजस्थान में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ जबरदस्त आग उगल रहे हैं। उन्होंने इनको गद्दार तक कह डाला और कहा कि ये गद्दार है, इसे मैं कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी, कुछ माह पहले भी ये मसला उठा था कि चीफ मिनिस्टर पद के लिए सचिन पायलट ने अपनी दावेदारी पेश की थी, जो अभी वहाँ फिलहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो अशोक गहलोत ने उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था और तब ये भी हुआ था अशोक गहलोत को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो ये पद खाली हो जाएगा, तो इस पर सचिन पायलट आ सकते हैं। तो उस वक्त काफ़ी सियासत गरमाई थी 3-4 महीना पहले। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर भी उन्होंने, अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया लड़ने से, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो वो अपनी बचा ले गए और अभी भी कायम है उसी पर। लेकिन रह करके सचिन पायलट का गुट जो है इस मुद्दे को उठाता रहता है कि कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को यहाँ के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दे। तो इसको लेकर के अभी फिर से जब भूचाल शुरू हुआ तो उस पर जो है अशोक गहलोत ने काफ़ी सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि जो शख्स यहाँ पर कांग्रेस की ही पार्टी में रह करके गद्दारी करे, यानी प्रदेश अध्यक्ष हो करके सरकार गिराने की कोशिश करे, इससे बड़ा गद्दार कोई और नहीं हो सकता। बहरहाल सचिन को उन्होंने गद्दार कहते हुए कहा कि मैं अपनी रहती जिंदगी में कभी इनको चीफ मिनिस्टर बनने नहीं दूंगा। खैर, मामला ने काफ़ी तूल पकड़ रखा है, लेकिन सचिन पायलट ने ये अपने ऊपर लगाए गए इस आरोपों को बहुत ही नरमी से लेते हुए सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। चुनाव आने वाले हैं और चुनाव चल रहे हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, तो हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की मदद करना चाहिए, उसके हाथ को मजबूत करना चाहिए। और जहाँ तक सियासत की बात है तो बाद में भी हो सकती है। खैर, सचिन पायलट ने तो कह करके अपने चुप्पी साध दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है ये भूगोल में चिंगारी के तरीके से है कि कभी भी शोला बन सकता है। फिलहाल तो लफ्जी जंग चल रही है और पार्टी आला कमान ने भी इस पर कोई अपना रद्द अमल जाहिर नहीं किया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, सभी लोग इस वक्त सारा ध्यान उसी तरफ लगाए हुए हैं और चुनावों पर भी। तो बहरहाल अब ये राजस्थान में भी जल्दी ही चुनाव होने की बात कही जा रही है 1 साल के भीतर। तो अब ये देखिए क्या गुल खिलाती है पार्टी की अगली सरकार, बच पाती है कि नहीं बच पाती है। खैर, कांग्रेस का ये खेल पंजाब में भी हुआ था जहां उसने खो दिया था सरकार। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है। सचिन पायलट और एक दूसरे के अशोक गहलोत मुखालफत में कांग्रेस बच पाती है या जाती है। और उधर दिल्ली से खबर के मुताबिक कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में, शाही जामा मस्जिद में लड़कियों को जाने पर पाबंदी लगी हुई थी। वहाँ की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस पर रोक लगा दी थी कि लड़कियों को नहीं यहाँ मस्जिद में आना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसकी मुखालफत हुई थी, तो अब वहाँ पर जो है इसके दिल्ली सरकार के जो है जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने उन तक ये मामला पहुँचा था। तो उन्होंने मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत करके मामले को हल करा लिया है और वहाँ पर अब लड़कियों को प्रवेश मिल सकेगा। लड़कियाँ भी मस्जिद में घूमने जा सकती हैं। जो पाबंदी सख्ती थी वो ख़त्म कर दी गई है। और एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में जो होनी है शिखर सम्मेलन को लेकर के G20, उसमें ममता बनर्जी ने शिरकत करने का ऐलान किया है और कहा है कि वो इस बैठक में शामिल तो होंगी, लेकिन
G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं। वो अपने पार्टी के अध्यक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के तौर पर शरीक होंगे। तो इस तरीके से हमेशा अपने तीखे अंदाज में जानी जाने वाली ममता बनर्जी ने इस मसले पर भी अपने तीखे रुख का इजहार कर ही दिया है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर आम आदमी के पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आए हुए वीडियो को देखने के बाद कहा है कि अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जिस तरीके से वो जेल में रह करके मालिश करा रहे हैं या दूसरी तरीके की चीज़ें उनकी दिखाई गई है, तो कहा इसमें आप सरकार को खुद चाहिए कि अपने मंत्री पद से हटा दें, क्योंकि नैतिकता का आधार अब नहीं बचा है कि वो मंत्री पद पर बने रहे। बहरहाल उधर अमित शाह के इस बयान को लेकर के आम आदमी के पार्टी के लोगों ने भी सत्येंद्र जैन की बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी पद का दुरुपयोग नहीं किया है और ना ही वो बीमारी की वजह से इलाज के सिलसिले में उनकी फिजियोथेरेपी वगैरह ज़रूरी थी, जो डॉक्टरों के कोर्ट की उसमें की गई है। ये कोई गलत नहीं है। अमित शाह इस तरीके से गलत बयान करके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। और उधर चीन में कोरोना को लेकर लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी गई है। यहाँ के झोंगजाऊ क्षेत्र में, जहाँ की आबादी करीब 66 लाख है, वहाँ पर कोरोना की सबसे ज़्यादा महामारी है और इसको लेकर के चीन ने जो है इसके लॉकडाउन की मुद्दत को बढ़ा दिया है और ये कहा है कि अभी जब तक अगला हुक्म जारी नहीं होता है तब तक लोग अपने घरों में उसी तरह से एहतियात से रहेंगे और किसी सार्वजनिक स्थल पर नजर नहीं आएंगे। तो चीन ने इस तरीके से अपने यहाँ लोगों को कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और इन इलाकों में जांच टीमें बढ़ा दी हैं कि जांच करके तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधा दी जाए। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर होंगे आपसे कुछ नए तबसरों के साथ रूबरू। नमस्कार, आदाब।